नेपरा ने IMF से मुआहदे की शराइत पर अमल दरामद करते हुए बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹4.96 फी यूनिट इजाफा कर दिया, जिससे बिजली मजीद महंगी हो गई है और टैरिफ में इजाफे के बाद नई कीमतों का इतलाक 1 जुलाई से होगा। इस फैसले से सारिफीन पर कितना बोझ पड़ेगा, जब ये सवाल हम करते हैं ना, अब आपका बिल कितना आएगा, अगर आपका बिल पहले 10,000 आ रहा था तो अब आपका बिल कितना आएगा। और इसके साथ साथ सवाल ये भी हो रहा है, ये तो सिर्फ बिजली बम गिराया है, अभी तो गैस के हवाले से भी कहा जा रहा है कि उसके भी नर्ख बढ़ाए जाएंगे। अवाम कहाँ जाएंगे, किसकी तरफ जाएंगे, सवाल किससे करेंगे? चूंकि ज़रा हुक्मरानों को जब पूछा जाता है तो वो अपने तो खर्चे कम करते नहीं है, सारा बोझ गिरता है अवाम पर, अवाम के ऊपर, अवाम पे। उसके बाद कहते हैं मुश्किल फैसले लेना बहुत ज़रूरी था। चलें इसी हवाले से जानते हैं ये सारी सूरत हाल, इस पर गुफ्तगू करते हैं मुआशी अमूर के सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार शहबाज राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शहबाज साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। शहबाज साहब, क्या देख रहे हैं, कितना बिलों में फ़र्क आएगा, बिजली के बिलों में आवाम के ऊपर कितना बोझ डलेगा अभी मजीद? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जी देखिए, जो इन्होंने बेस टैरिफ में इजाफा किया है वो तो ₹5 फी यूनिट है तकरीबन। ये जो मौजूदा प्राइस है उसका कोई 20% बनता है, लेकिन ये सिर्फ बेस टैरिफ में इजाफा नहीं होगा। इसके ऊपर जब प्राइस बढ़ती है तो जो GST पहले 18%, आप ₹25 फी यूनिट के ऊपर एवरेज प्राइस के ऊपर दे रहे थे, अब आप तकरीबन ₹30 फी यूनिट एवरेज प्राइस के ऊपर दोगे। तो इस वक्त अगर ₹25 फी यूनिट एवरेज प्राइस थी, ये जो अभी इजाफा हुआ है उससे पहले, तो जो घरेलू सारिफीन थे उनका जो पर यूनिट उनका कॉस्ट करता था तकरीबन ₹40 फी यूनिट करता था। उसमें क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट होता है, फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट होती है, सेल्स टैक्स होता है, टेलीविजन की फी होती है। तो ₹40 फी यूनिट तो पहले ही पड़ रहा था। जो कमर्शियल सारिफीन थे उनको ये ₹49 फी यूनिट पड़ रहा था। तो अब हर सारिफ की कैटेगरी में आप कम से कम ₹6 से ₹7 का इजाफा ऐड कर लीजिए। अगर ₹5 इंक्रीज हुआ है तो फिर GST भी और बाकी भी वो सारी चीजें ऐड होती है, तो वो इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा हो जाता है। लेकिन इसके अंदर जो सबसे बुरी चीज है मेरे ख्याल में, वो ये है कि आप जितना मर्जी कीमतों में इजाफा कर लें, जो असल वजह है जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा किया जाता है कि सर्कुलर डेट में बहुत इजाफा हो रहा है, सर्कुलर डेट में कमी नहीं हो रही। आपको याद होगा कि पिछले साल जुलाई सितंबर में इसी हुकूमत ने ₹7.91 फी यूनिट उन्होंने बिजली कीमतों में इजाफा किया। अब मैं जो आपको नंबर देने जा रहा हूँ, ये नंबर बताएगा कि उस कीमत में इजाफे का फायदा हुआ या नुकसान हुआ। 11 माह के अंदर जो सर्कुलर डेट था उसमें ग्रॉस ₹522 अरब का इजाफा हुआ। अच्छा, अब ये जो ₹522 अरब का इजाफा हुआ, उसके अंदर दो कैटेगरीज हैं, दो हेड्स ऐसे हैं। एक है डिस्कोस की, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उनकी इनएफिशिएंसी, उसकी वजह से ₹125 अरब का इजाफा हुआ। और दूसरा हेड है उनका जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की लेस रिकवरी, जो बिलों की रिकवरी नहीं कर पाते, उसकी वजह से 249 अरब रुपए का इजाफा। तो अगर आप ये दोनों को जमा कर लें, ₹374 अरब 11 माह में सर्कुलर डेट में इसलिए इजाफा हुआ कि पाकिस्तान की जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज थी वो नालायक थी। ये हुकूमत का अपना लफ्ज है, वहां पर इनएफिशिएंसी का लफ्ज इस्तेमाल होता है रिपोर्ट के अंदर। और फिर दूसरा ये कि वो इतनी काबिल नहीं थी कि जो उन्होंने बिल लोगों को इशू किए वो उसकी पूरी रिकवरी कर सकें। वो जो 374 अरब रुपए का वहां से नुकसान हुआ है, यहां से ये ₹5 फी यूनिट इजाफा करके कुछ 477 अरब रुपया इजाफी लेना चाह रहे हैं। तो अगर ये अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव कर लेते, अगर ये अपनी रिकवरीज को बेहतर कर लेते, तो सर्कुलर डेट में कम इजाफा होता। अब बेस टैरिफ में इजाफे की एक और भी वजह होती है, वो होती है आपकी कि दो किस्म के चार्जेस होते हैं। एक जो पावर की कॉस्ट होती है अपनी, और दूसरा एक आइडल कैपेसिटी पेमेंट करते हैं। वो पावर प्लांट जो पहले लग चुके हैं, सिस्टम के अंदर हैं और वो बिजली पैदा करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन हुकूमत बिजली खरीदने की सलाहियत नहीं रखती। उसकी कोई भी फैक्टर्स हो सकते हैं। तो वो उसकी वजह से जो बेस टैरिफ में इजाफा है वो ₹17 फी यूनिट हो गया है। तो ये वो जो सारे फैक्टर्स हैं, गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट है, उनकी जो है प्लानिंग है, उसके सीरियस मसाइल हैं, उनकी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उसके सीरियस मसाइल हैं। इसमें एक और इशू भी है, बिजली चोरी पर काबू पाते नहीं है और आवाम पर बोझ डालते रहते हैं। देखिए, बिजली चोरी पर काबू पाना हुकूमत का मकसद ही नहीं। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं, उनके जो बोर्ड्स हैं, आप जरा अपने किसी रिसर्चर को कहिएगा कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बोर्ड्स हैं उनके मेंबर्स कौन से हैं वो देख लें, और उनके चेयरमैन कौन है वो देख लें। उनका फिर आप उनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड देख लीजिए यहाँ पे। और ये बात मैं जो आपको कहने जा रहा हूँ, मैं कोई पहली दफा नहीं कह रहा, मैं पावर डिवीजन के जो लोग हैं कंसर्न, उनके मुंह पे ये बात कह चुका हूं कि आप लोग बोर्ड इसलिए लगाते हो कि आप चोरी करवाना चाहते हो बिजली, क्योंकि अगर आपका मकसद
वहां पे एक एफिशिएंट मैनेजमेंट को ओवरसाइट करना मकसद होता है। वहां पे तो एफिशिएंट बोर्ड्स आते हैं। बोर्ड का क्या मकसद होता है कि बोर्ड जो है ओवरसाइट करता है, जो भी मैनेजमेंट होती है उसके ऊपर, जो पॉलिसीज होती है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन टारगेट्स देता है, उसकी वो डिलीवरीज देखता है। तो वो तो वहां पे मकसद ही नहीं है। वहां पे तो बहुत सारे आप ऐसे आगे जहां पे वाज़ेह नजर आ रहा है कि करप्शन हो रही है, कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। तो ये बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल है और ये कई दहाइयों से ये सिलसिला चल रहा है। ये सेक्टर को इम्प्रूव नहीं करना चाहते और इसका जो नुकसान है, इसका जो बोझ है, वो आम सारिफिन के ऊपर पड़ रहा है। और बोझ मजीद पड़ेगा क्योंकि गैस के हवाले से भी जी। कहा जा रहा है कि नर्ख बढ़ेंगे और ठीक ठाक बढ़ेंगे। मेरा ख्याल है गैस का भी शायद थोड़ा सा प्रीमेच्योर होगा, क्योंकि अभी हुकूमत ने गैस की कीमतों में इजाफा किया है और नॉर्मली जो गैस की कीमतों में इजाफा होता है वो साल में 2 दफा होता है। एक दफा जुलाई में होता है और एक दफा जनवरी ठीक है। में होता है। अच्छा, तो शहबाज फिर साहब, ये मेरे ख्याल में आईएमएफ के मुआहदे के बाद अगर देखा जाए, जी, इस मुआहदे के बाद देखा जाए तो बिजली की हमने बात कर ली, गैस की हमने बात कर ली, इसके अलावा और कौन कौन से महंगाई के बम आवाम पे पड़ने वाले हैं? देखिए, असल जो चीज है ना जिसको देखने की जरूरत है इस वक्त, वो आपका एक्सचेंज रेट है, रुपए की कदर है। पाकिस्तान की इकोनॉमी के जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत ही कमजोर है। हम सबको पता है, हम दिवालिया होने के करीब थे, हम सबको पता है, कोई माने या ना माने। ये जो इमरजेंसी आईएमएफ का प्रोग्राम आया है वो दिवालिया होने से बचने के लिए आया है। दैट डज नॉट मीन कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के जो फंडामेंटल्स हैं वो मजबूत हो गए हैं। और उसकी वजह से अगर आप देखें, जब आईएमएफ के प्रोग्राम की अनाउंसमेंट हुई, बोर्ड ने अप्रूवल दिया और उससे पहले भी, तो रुपए की कदर में बेहतरी आई। अब फिर 2-3 दिन से रुपए की कदर में मुसलसल कमी हो रही है। तो जब रुपए की कदर गिरेगी तो उसका जो इम्पैक्ट आएगा आपकी बिजली की कीमतों में आएगा, आपके पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आएगा, आपकी गैस की प्राइसेस में आएगा, क्योंकि एलएनजी भी हम इंपोर्ट करते हैं, आपकी दूसरी अशिया की कीमतों में आएगा। तो जो एक इंडिकेटर आपको देखने की जरूरत है वो एक्सचेंज रेट की मूवमेंट क्या होती है, वहां से आपको पता चलेगा महंगाई कम होगी या बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी। और दूसरा जो खाने पीने की अशिया है, जो खुर्दनोश की अशिया है, उसकी जो कीमतें हैं उसमें क्या मूवमेंट आती है। क्योंकि इस वक्त एक बड़ी बदकिस्मती है कि चारों सूबाई हुकूमतें और फिर वफाकी हुकूमत, ये जो प्राइस के हवाले से, जो खास तौर पर वो पेरिशेबल फूड आइटम्स हैं, उनकी कीमतों के हवाले से ही कुछ भी करने में बहुत बुरी तरह नाकाम रहे हैं। और इसमें सिर्फ वफाकी हुकूमत का कसूर नहीं होता, सूबों की भी जिम्मेदारी होती है, सूबाई मामला होता है। वफाक भी तो हर जगह पे जाके काम नहीं करना। तो ये एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है। अगर आप जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आता है, इन्फ्लेशन का नंबर जब रिलीज होता है, उसका जब ब्रेकअप उठा के देखें तो मेजर इंक्रीज जो आ रहा होता है, या तो वो खाने पीने अशिया की पीने की जो अशिया उस साइड से आ रहा होता है, या उन चीजों की तरफ से की वजह से महंगाई हो रही है, जैसे आपकी बिजली है, आपके हाउस रेंट्स हैं, आपके दूसरा आपकी गैस की प्राइसेस हैं, इस किस्म की चीजों से वहां से इंक्रीज आ रहा होता है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो कि अगेन हुकूमत जब फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज करती है। तो इस वक्त जो कीमतें बढ़ रही हैं पाकिस्तान के अंदर, उसके दो ही बड़े फैक्टर्स हैं। एक आपके रुपए की कदर में कमी, और दूसरा जिसको मैं बोलता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्रीज इन प्राइसेस, जो हुकूमत के दायरे अख्तियार में है। अभी जैसे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुकूमत ने कमी की, तो उस कीमत की वजह से ट्रांसपोर्ट के किराए में भी कमी होगी। तो आप देखेंगे जो अगला इंडिकेटर नंबर आएगा इन्फ्लेशन का, मे बी वो इतनी हाई इन्फ्लेशन रेट ना हो। पहले हमारी जो मई में इन्फ्लेशन रेट था वो 38% था, वो उसके बढ़ने की जो रफ्तार थी वो कम हो गई, महंगाई फिर भी बढ़ रही थी, वो तकरीबन 29.5% पे आ गया जून में। अब जुलाई शायद इंडिकेटर उससे थोड़ा सा कम हो जाए, लेकिन हमें इस चीज का ख्याल रखना है एज अ जर्नलिस्ट कि अगर मिसाल के तौर पर अगर महंगाई की शरह 27% आती है तो महंगाई कम नहीं हुई, कम नहीं। महंगाई बढ़ने की रफ्तार पहले थी वो 35% थी, 38% थी, 30% थी। अब वो बढ़ने की रफ्तार वो हो गई है फॉर एग्जांपल 25% या 27%। तो रफ्तार महंगाई बढ़ रही, रफ्तार कम है लेकिन महंगाई बढ़ रही है। डॉलर एक्सचेंज रेट आईएमएफ के बाद भी इतना मुतासिर नहीं हुआ। नहीं, मैंने अभी आपको ये बात एक्सप्लेन की कि हमारे जो इकोनॉमी के फंडामेंटल्स हैं वो तो कमजोर हैं, वो तो अपनी जगह पे, एक्सपोर्ट्स आपकी नहीं बढ़ रही, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रही, रेमिटेंसेस चूंकि वो ग्रे मार्केट में और इंटरबैंक मार्केट में रेट का बहुत ज्यादा फर्क था, तो रेमिटेंसेस जो थी वो इनफॉर्मल सेक्टर में चली गई, तो आपके रिजर्व्स नहीं बढ़ रहे थे। तो इसकी वजह से अब वो एक सुबह सुबह उठ के अनाउंसमेंट कर दी जाती है या ट्वीट कर दिया जाता है कि कौम को एक और खुशखबरी, एक और मुबारकबाद, वो वक्ती चीजें होती हैं। आप 3 दिन से देख लें, जुमे से लेकर अब तक रुपए की कदर में मुसलसल कमी हो रही है। और जो इनकी इंटरनल असेसमेंट्स हैं उस पर मैं काम कर रहा हूँ, वो इतनी अच्छी नहीं है कि आगे जाके क्या होने वाला है। जब तक इकोनॉमी के फंडामेंटल्स आपके मजबूत नहीं होंगे तब तक रुपए की कदर ऐसे ही ऊपर नीचे होती रहेगी। तो फिर तो आईएमएफ का भी फायदा ना हुआ, आपकी अपनी बेस ही खराब है, आपकी कुछ भी मतलब एक तरह से देखा आपका सिस्टम ही ठीक नहीं है, तो उसके बाद आपको जितने मर्जी पैसे दे दिए जाएं, जितने मर्जी कर्जे आपको दे दिए जाएं, सिस्टम तो ठीक ही नहीं होगा, आवाम को तो फायदा ही नहीं होगा।
आईएमएफ को प्रोग्राम के उसके एक अपने मकासद होते हैं। आईएमएफ का जो प्रोग्राम होता है वो आपके तमाम मसाइल का हल नहीं होता। आईएमएफ का प्रोग्राम आप इसलिए लेते हो जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचती, आप डिफॉल्ट होने के करीब हो रहे होते हैं या डिफॉल्ट होने के साइंस जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। बाहर की आपकी जो गैर मुल्की अदायगियां वो ज्यादा होती हैं, आपके पास कर्जे कम होते हैं, आप नहीं ले सकते, कम कर्जे आपको मिलते हैं, रिजर्व्स आपके काफी नहीं होते, तो आईएमएफ का प्रोग्राम लेते हो। फिर आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर आपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी होती हैं, इस्लाहात करनी होती हैं। हमारा मसला ये है कि हम आईएमएफ का प्रोग्राम ले लेते हैं, वक्ती तौर पर वो कर्जे की किस्त भी ले लेते हैं, उस आईएमएफ के प्रोग्राम की वजह से कुछ और जो हमें फायदे मिलने होते हैं, किसी और जगह से कर्जा मिलना होता है, वो भी ले लेते हैं। जब बात आती है इस्लाहात की तो हम इस्लाहात नहीं करते। यही वजह है कि 23 प्रोग्राम में से सिर्फ एक प्रोग्राम काम हुआ है, बाकी 22 प्रोग्राम्स जो थे वो नाकाम हुए हैं। और जो एक कामयाब भी हुआ था वो इसलिए कामयाब हो गया कि हम कंडीशंस उस वक्त भी मीट नहीं कर रहे थे। अमेरिका ने अफगानिस्तान से निकलना था, उनको पाकिस्तान की जरूरत थी। 2013 से 2016 का जो हमारा प्रोग्राम था, तो पाकिस्तान की गलतियों से उन्होंने आंख बंद की हुई थी। तो यही वजह है कि ये चीज एक आईएमएफ के खिलाफ भी गई थी कि आप पॉलिटिकल प्रोग्राम करते हो पाकिस्तान के अंदर, मेरिट पे आप काम नहीं करते। अब उन्होंने थोड़ा सा मेरिट पे काम करने की कोशिश की। हमें आदत वो पिछली वाली पड़ी हुई थी कि वो हमें वो जो है हेडमास्टर को हम किसी के अप्रोच करवा के सिफारिश करवा लेंगे, तो उस आदत की वजह से हम इस दफा चाहते थे कि हमें वो बेनिफिट मिल जाए, उस तरीके से हमें शुरू में नहीं मिला। फिर पिछला प्रोग्राम हमारा नाकाम हो गया, नया प्रोग्राम करना पड़ा। तो ये बात जहन में रखें, आईएमएफ का जो प्रोग्राम है वो तमाम मसाइल का है। आईएमएफ का प्रोग्राम डिसिप्लिन लाता है। अगर आप डिसिप्लिन लाना चाहते हैं, वेल एंड गुड। अगर आप नहीं लाना चाहते, ये 9 माह का प्रोग्राम है, ये खत्म हो गया, एक और प्रोग्राम की तरफ आप चल पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे।